नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में एक नया पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। हमें लेखक ने ये बताया कि फादर कॉमिक बुल्के के जीवन में सिर्फ और सिर्फ मानवता और दूसरों के लिए हित की भावना ही प्रवाहित होती रहती है। लेखक हमें ये बता रहे थे कि हमने उनको जीवन में सारे पक्षों में देखा है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद में रहता था तब भी फादर मेरे साथ रहते थे, और जब मैं दिल्ली चला गया तो भी जब फादर दिल्ली आते थे तो वो मुझसे मिले बिना नहीं जाते थे। लेखक ने फादर के आशीर्वाद को देवदारू की छाया के समान बताया है, जो हमेशा शीतल और अच्छी होती थी। देवदारू वृक्ष की विशेषता होती है कि उसमें एक खुशबू होती है और उसमें की छाया में शीतलता होती है। लेखक ने उनके आशीर्वाद और साथ को इसी तरह का बताया है। लेखक कह रहे हैं कि फादर जब संस्कारों में आते थे तो पुरोहित के समान हो जाते थे, और जब ऐसे आशीर्वाद देते थे तो वो बड़े भाई के समान हो जाते थे और मार्गदर्शन करते थे। लेखक कह रहे हैं हमारी एक संस्था थी जो साहित्यिक संस्था थी, जिसका नाम परिमल था। उस परिमल में फादर बेबाक यानी स्वतंत्रता के साथ शामिल होते थे और हमारे सभी विचारों पर अपनी राय दिया करते थे। उस राय के आधार पर हम लोग काम किया करते थे। लेखक कहना चाहते हैं कि फादर को कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि उनको हिंदी साहित्य का ज्ञान नहीं था। उन्होंने बाकायदा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कार्य किया था, उसको सीखा था। पाठ में आगे ये चर्चाएं होंगी। आज के वीडियो में लेखक फादर की उन विशेष बातों पर विचार करेंगे जो किसी भी व्यक्ति के मन में होती है, जैसे उनके पिछले जीवन के विषय में, उनके माता पिता भाई बहनों के विषय में, उनको अपने समय की याद, अपने बीते हुए समय की याद आती है, या अपने प्रियजनों के बारे में वो क्या विचार करते हैं। इस तरह की बातें लेखक आज के बारे में बताएंगे। लेखक हमें इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि फादर अपने जन्मभूमि के विषय में क्या सोचते थे, और उन्होंने भारत में आकर के रहने और हिंदी साहित्य और हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने का निश्चय क्यों और कैसे किया। इस विषय पर आज के वीडियो में लेखक प्रकाश डालेंगे। तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि लेखक ने किस तरह से इस कार्य को पूर्ण किया है और किस तरह से इसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पहचान रही है। समवर्गीय जीवन में महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, संघर्षों, सपनों, शोषण, कुंठाओं और हताशा के चित्रण उनके साहित्य में हमें मिलते रहे हैं। सर्वेश्वर जी की स्तंभ कला भी, अगर हम कहें लेखन कला जो एक स्तंभ कला के समान है, वो चर्चाए आम रही है, यानी सभी लोग उसको चर्चा में रखते हैं। चर्चे और चरखे के रूप में दिनमान में जो इनका एक स्तंभ छपता था, जिसमें उनकी इसी लेखन कला के विषय में बताया गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक लिखने का लेखक का उद्देश्य ये था कि मनुष्य को मानवता से परिचित कराना और ये बताने की कोशिश करना कि मानवता केवल कोई व्यक्ति विशेष के कार्य नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, भले वो कहीं का भी हो। फादर कॉमिक बुल्के की मानवता की दिव्य चमक कहा है, यानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो लेखक ने कहा है फादर को, वो इस उद्देश्य से कहा है क्योंकि फादर के अंदर मानवीय गुण जो थे, यानी मानवता के जितने भी गुण थे, वो सभी उनमें विद्यमान थे। इसीलिए लेखक ने इन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। तो अब हम लोग आज के वीडियो में सक्सेना जी यानी लेखक के माध्यम से
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के माध्यम से फादर के विषय में और जानकारी लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे थे, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, ये आपके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये हमें फादर कॉमिक बुल्के के विषय में बता रहे थे। फादर कॉमिक बुल्के का स्वरूप, उनका लेखक के साथ संबंध, इन चीज़ों को लेखक ने बताया था, जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। लेखक बता रहे हैं कि जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। ये लेखक बता चुके थे कि फादर की उपस्थिति एक देवदारू यानी एक वृक्ष, इसमें सुगंध और छाया दोनों होती है। लेखक कह रहे हैं कि फादर का जो आशीर्वाद था वो देवदारू की छाया और सुगंध के समान था। उसके बाद लेखक, अब यहाँ से लेखक फादर के चरित्र और उनके जन्म स्थान इत्यादि के बारे में बताएंगे। कह रहे हैं कहाँ से शुरू करें। लेखक कह रहे हैं कि मैं उनके जीवन की कहानी को कहाँ से शुरू करूं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। लेखक कह रहे हैं कि इलाहाबाद में मैं हूं और इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती चली आ रही है। मुझे दिख रहा है कि फादर साइकिल पर सवार हैं और आ रहे हैं। वह हमारे पास आकर रुकती है। वे हमारे पास आते हैं और रुक जाते हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। लेखक कह रहे हैं वे साइकिल से उतर जाते हैं। वो चाहते तो साइकिल, उनकी लंबाई इतनी अधिक थी कि वो साइकिल पर बैठे बैठे ही एक पैर टिकाकर मुझसे बात कर सकते थे, परंतु ये उनका स्वभाव है दूसरों को सम्मान देने का कि वो साइकिल से उतर जाते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। लेखक कह रहे हैं देखते देखते मैंने उन्हें, उनके भाव को और उन्हें पढ़ लिया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। कह रहे हैं कि उनको मैंने कभी क्रोध में नहीं देखा कि वो कभी गुस्सा हो और गुस्सा हो करके कोई कार्य करें। हाँ, उन्हें आवेश में देखा है। आवेश यानी कि सकारात्मक रूप, क्रोध का वह रूप जिसमें सृजन की भावना हो, कुछ अच्छा करने का रोष हो, उसे कहते हैं आवेश, यानी जोश और क्रोध का मिला हुआ स्वरूप, जिसमें विनाश नहीं और विकास होता है। और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। कह रहे मैंने उनको आवेश में देखा है, प्यार और मोहब्बत में लबालब यानी ऊपर तक भरा हुआ, छलकता हुआ महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। लेखक बता रहे हैं कि फादर बेल्जियम के रहने वाले थे और इंजीनियरिंग के छात्र थे। उनके इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उनके अंदर सन्यास की भावना जागृत हुई। लेखक कह रहा ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। लेखक कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के जीवन में कुछ भी नहीं होता वो सन्यास की तरफ जाने का प्रयास करते हैं या वो सन्यासी बनते हैं, तो कहा जाता है कि इसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था या ये अकेलेपन की वजह से इस क्षेत्र में आ गया। परंतु लेखक कह रहे हैं कि फादर के जीवन में सब कुछ था। उनकी माँ थी, पिता थी, 1 बहन थी और 2 भाई भी थे, परंतु फिर भी, और वो एक इंजीनियर के छात्र थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते अंतिम वर्ष में, यानी कि इंजीनियरिंग करने के अंतिम वर्ष में उनके मन में ये भावना कहाँ से आई कि सन्यासी बन जाएं। लेखक ये विचार मन में ला रहे हैं। लेखक उनसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको अपने देश की याद आती है। लेखक ने फादर से प्रश्न किया, आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर जवाब देते थे, मेरा देश तो अब भारत है। फादर उनको बताते कि मेरा देश अब
भारत है। जब फादर से लेखक ने पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है, तो फादर ने बड़े ही संजीदगी के साथ जवाब दिया, मेरा देश तो अब भारत ही है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक ने अपने प्रश्न का स्वरूप बदला और उसे कहा, मैं उस जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपका जन्म हुआ था। हाँ, आती है। फादर ने फिर बड़े ही संजीदगी से यानी गंभीरता के साथ जवाब दिया, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। बेल्जियम में रैम्स चैपल नामक स्थान पर फादर रहते थे और वहाँ लेखक बता रहे हैं कि फादर बड़ी ही संजीदगी से उन्हें बताए कि बड़ी खूबसूरत है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? लेखक ने फिर प्रश्न किया, क्या घर के किसी सदस्य की याद आती है? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। उन्होंने बताया कि मुझे सिर्फ माँ की याद आती है और वो भी बहुत आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते देखा है। फिर लेखक कह रहे हैं कि फिर वो अक्सर माँ की स्मृति मतलब यादें, वे इनके मन में माँ की यादें आ जाती और वो उसमें डूब जाते यानी खो जाते। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। लेखक कह रहे हैं कि वो इंडिया में थे, फिर भी उनके माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थीं। उस समय टेलीफोन, मोबाइल जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। केवल पत्र के माध्यम से ही लोग एक दूसरे का हालचाल लिया करते थे। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि उनके माँ के पत्र आते थे। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। लेखक कह रहे हैं उनके एक अभिन्न मित्र थे डॉक्टर रघुवंश, वह उन्हीं को वो चिट्ठियां दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। कह रहे हैं जितना लगाव उनके अंदर माँ के लिए था, उतना अपने पिता और भाइयों के लिए नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन। पिता बिजनेसमैन थे, एक भाई वहीं पादरी हो गए थे। पादरी यानी क्रिश्चियन पुजारी, जिसको हम लोग पुजारी कहते हैं, पंडित कहते हैं। इस्लाम में मौलाना कहते हैं, ईसाई धर्म में उन्हें पादरी कहते हैं। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। कहीं एक भाई ने पादरी होकर के सन्यास ले लिया था और दूसरा भाई का परिवार था और वो कार्य करता था। बहन सख्त और जिद्दी थी। सख्त यानी कठोर और जिद्दी यानी बहुत ही जिद्दी थी। बहुत देर से उसने विवाह किया। उसने बहुत देर में, अंत में, जीवन के अंत, लगभग जवानी की समाप्ति पर के समय उसने विवाह किया। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। फादर कहते थे कि अपनी बहन के लिए कि उसका विवाह होने के लिए वो परेशान थे। फादर ये चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह हो जाए, इसके लिए वो चिंतित हुआ करते थे। फादर में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेखक कह रहे हैं भारत में बस जाने यानी फादर जब भारत में आ गए और यहाँ उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया, तो 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे, अन्यथा वो फिर कभी नहीं गए। बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। फिर फादर ने कहा, मुझे अब किसी की याद क्यों आएगी, क्योंकि मैं अब सन्यासी हूँ और सन्यासियों का काम है किसी सारे संबंधों को त्याग कर उस कार्य को करना जिस कार्य के लिए वो सन्यासी बना है। आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? लेखक ने फिर जिज्ञासा व्यक्त की और उनसे पूछा कि आपके पास इतना सब कुछ था, उस सबका त्याग करके आप क्यों चले आए? फादर ने बड़ी अच्छे जवाब दिया, प्रभु की इच्छा। उन्होंने कहा, ये ईश्वर की इच्छा और कृपा थी कि मैं सब कुछ छोड़ करके इस क्षेत्र में चला आया। वह बालकों से सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। वह बच्चों की तरह मचल कर कहते कि मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, सबसे कहा करती थी कि मैं बचपन से ही ऐसा था कि माँ ने कहा था कि अब ये लड़का किसी के बस में नहीं रहेगा, ये अपने मन का कुछ ऐसा करेगा जो सबसे अलग होगा। और सचमुच
इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और माँ की बात सच निकली। लेखक बता रहे हैं कि फादर के माँ की बात सच निकली और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्षों में जब वो अपने धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। लेखक बता रहे हैं कि ये नियम है कि जब कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है तो वह एक शर्त रख सकता है और उसी शर्त के आधार पर उसको वो शर्त पूरा करने का चांस दिया जाता है। फादर ने भी एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। फादर ने ये शर्त रखी कि मैं सन्यास लेकर के भारत चला जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी? लेखक ने फिर से प्रश्न किया कि भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में था। फादर कॉमिक बुल्के ने उन्हें उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता, बस मेरे मन में था कि मैं भारत जाऊंगा। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। अब सन्यास लेने वाले की शर्त मानना ये एक मजबूरी थी और एक रीत थी। उस आधार पर फादर के सन्यासी होने की बात को मान लिया गया, शर्त को मान लिया गया और वे भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। पहले जीसेट संघ था जिसमें धर्माचार की पढ़ाई की जाती थी। वहां पर आकर फादर ने पहले 2 साल पादरियों के बीच रह करके पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष इंजीनियरिंग पढ़ते रहे। उन्होंने फिर 9-10 वर्ष तक इंजीनियरिंग पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया। फिर वो कोलकाता गए, कोलकाता से ऑनर्स किया। फिर इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स में डिग्री ली। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जिस समय फादर कार्य कर रहे थे उस समय धीरेन्द्र वर्मा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध का मतलब हुआ रिसर्च, पीएचडी। रिसर्च उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। 1950 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। पीएचडी का विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। जब लोग पीएचडी करने जाते हैं तो उन्हें एक सब्जेक्ट दिया जाता है। उस सब्जेक्ट के आधार पर वो पीएचडी करते हैं। फादर का पीएचडी का सब्जेक्ट था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। परिमल जो संस्था थी जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, लेखक कह रहे हैं उसमें उसके अध्याय पढ़े गए, यानी फादर जिस विषय पर पीएचडी कर रहे थे उस पाठ को पढ़ा गया। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया नील पक्षी के नाम से। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन नील पक्षी के नाम से किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। लेखक बता रहे हैं कि बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में ये कॉलेज था। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के ये विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए। और यहीं उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश का मतलब है शब्दकोश यानी डिक्शनरी, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी में और अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अर्थ दिया गया था। तो यहीं पर रांची में रहते हुए ही इन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश को तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। ये बाइबिल का अनुवाद इन्होंने हिंदी में किया था और यहीं पर ये बीमार हो गए।
बीमार होने के बाद इलाज के लिए पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। फिर ये पटना रहे कुछ दिन फिर ये दिल्ली में रहे। फिर 47 वर्ष देश में रहकर दिल्ली में भी इलाज करवा के ये चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर इनकी मृत्यु हुई। यानी कि भारत में ये 47 वर्षों तक रहे और कुल जिंदगी इनकी 73 वर्षों की रही। यानी कुल 73 वर्षों तक ये जीवित रहे और उनमें 47 वर्ष भारत में इन्होंने गुजारे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। फादर की हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं